हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन में। साथियों, इस सीरीज में हम क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। इस सीरीज में हमारा यह चैप्टर नंबर 12 का वीडियो है। इससे पहले हमने क्लास 10th के सभी चैप्टर्स के वीडियोज आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने अभी तक इन पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोज को आसानी से देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर एक ऐसी ध्वनि है जिसमें कई आवृत्तियां होती हैं, जिसमें केवल 2 आवृत्तियां होती हैं, जिसमें एकल आवृत्ति होती है। ऑप्शन डी है हमारा, जिसको सुनना सदैव दुखद होता है। ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि स्वरों को सुनना हमेशा दुखद नहीं होता। बात करें राइट आंसर की, तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्वर एक ऐसी ध्वनि है जिसमें एकल आवृत्ति होती है। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, यांत्रिक पियानो की किसी कुंजी को पहले धीरे से और फिर जोर से दबाया गया, दूसरी बार उत्पन्न ध्वनि कैसी होगी। साथियों, आप लोगों ने पियानो देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो आपने दिलवाले मूवी देखी होगी। उसमें जो अजय देवगन बजाता है वही होता है पियानो। ठीक है, अभी मान लो पियानो की किसी की को आपने धीरे से दबाया तो इससे क्या होगा साथियों, धीमी आवाज निकलेगी। कैसी आवाज निकलेगी? धीमी। अभी इसी की को आप तेजी से दबाओगे तो आवाज क्या होगा? तेज निकलेगी। ठीक है, अभी मान लो ये जो की है साथियों, ये निकाल रही है सा की ध्वनि। किसकी? सा। ठीक है, सारे गामा होता है ना, तो मान लो ये की जो है सा की है, तो अभी इसको धीरे दबाओ चाहे तेज दबाओ, ये ध्वनि तो सा की ही निकालेगी। यानी कि ध्वनि सेम निकलेगी। ध्वनि कैसी निकलेगी? सेम निकलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? तारत्व जो होगा वो समान रहेगा, लेकिन आवाज जो है तेज निकलेगी। अभी देखते हैं अपने ऑप्शन। पहला ऑप्शन है पहली ध्वनि से प्रबल होगी, बिल्कुल करेक्ट बात है। दूसरी ध्वनि जो होगी पहली ध्वनि से प्रबल होगी, परंतु इसका तारत्व भिन्न नहीं होगा। बिल्कुल करेक्ट बात है। तारत्व कैसा होगा? समान होगा, पहले के समान। पहले अगर सा की ध्वनि निकाल रही थी वो की, तो अभी भी सा की ध्वनि ही निकालेगी। अभी देख लेते हैं सेकंड ऑप्शन, पहली ध्वनि से प्रबल होगी। इतनी बात करेक्ट है। इसका तारत्व भी अपेक्षाकृत उच्च होगा। नहीं, जो तारत्व होगा वो कैसा हो जाएगा? समान ही रहेगा। ये ऑप्शन तो हो जाएगा गलत। ठीक है, पहली ध्वनि से प्रबल होगी परंतु इसका तारत्व अपेक्षाकृत निम्न होगा। नहीं भैया, समान होगा। प्रबलता और तारत्व दोनों प्रभावित नहीं होंगे। नहीं भैया, तारत्व प्रभावित नहीं होगा, लेकिन प्रबलता जो है प्रभावित हो जाएगी। इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पहली ध्वनि से प्रबल होगी परंतु इसका तारत्व कैसा होगा? भिन्न नहीं होगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, सोनार में हम उपयोग करते हैं, यानी कि सोनार में हम किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करते हैं। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ये सोनार क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन रेडिएशन। ठीक है साथियों, इसका प्रयोग हम समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए करते हैं। साथियों, अभी इससे गहराई का पता कैसे लगता है? जैसे कि साथियों ये है मान लो जहाज, और इसमें लगा है सोनार यंत्र, और यहाँ से क्या किया जाता है, बहुत अधिक आवृत्ति वाली तरंगे जल के अंदर भेजी जाती हैं, और ये क्या करती हैं, जो पृथ्वी की सतह है उससे टकराकर वापस जाती हैं। तो यहाँ पर जो टाइम लगता है, ठीक है, उसके हिसाब से हम इसकी दूरी निकाल देते हैं कि इसने कितनी डिस्टेंस तय की है। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं। और साथियों इस सोनार से
बहुत अधिक आवृत्ति वाली जो है तरंगे भेजी जाती हैं समुद्र के अंदर। तो साथियों जब बहुत अधिक आवृत्ति की तरंगे भेजी जाती हैं तो उनको हम बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उन तरंगों को हम क्या बोलते हैं, पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। ध्वनि वायु में गमन करती है यदि माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर रहे हों। साथियों ऑप्शन कहना चाह रहा है जैसे कि आपने कुछ बोला तो आपके बोलने से क्या वायुमंडल में पाए जाने वाले कण गति करने लगेंगे, तो आप बोलोगे ना जी ना। ठीक है, तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत, क्योंकि माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन ना करें फिर भी हमारी ध्वनि वायु में गमन करती है। वायुमंडल में आर्द्रता ना हो। साथियों क्या वायुमंडल में आर्द्रता नहीं होगी तो आपकी ध्वनि गमन नहीं करेगी? करेगी भैया, बिल्कुल करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी है विक्षोभ गमन करे, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि वायु में गमन तब करती है जब विक्षोभ गमन करता है। ठीक है, अभी ऑप्शन डी दिया हमें, कण एवं विक्षोभ दोनों ही एक स्थान से दूसरी स्थान पर गमन करें। तो भैया विक्षोभ गमन करना चाहिए, कण गमन करे या ना करे इससे प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी? तो साथियों आपको पता होना चाहिए अगर हम आवृत्ति में परिवर्तन करते हैं तो आवाज कैसी होती है, मोटी पतली होती है। कैसी हो जाती है, मोटी या पतली हो जाती है। अगर साथियों हमें ध्वनि को क्षीण और प्रबल करना है, यानी आवाज को तेज और धीमा करना है, तो हमें जरूरत पड़ती है आयाम को बढ़ाने की। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी आयाम में अगर हमने वृद्धि कर दी, किसमें, आयाम में वृद्धि कर दी, तो आवाज कैसी हो जाएगी, प्रबल हो जाएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दर्शाए गए वक्र चित्र 12.1 में आधी तरंग दैर्घ्य है। तो साथियों यहाँ पर हमें आधी तरंग दैर्घ्य बतानी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए तरंग दैर्घ्य क्या होती है। साथियों अभी मैं इसको कुछ आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, और इसको आगे इस ध्वनि को और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ ए से लेकर जो ई तक की दूरी है, ए से लेकर ई तक की दूरी है, इसको बोलेंगे एक तरंग दैर्घ्य। क्या बोलेंगे, एक तरंग दैर्घ्य। ठीक है साथियों, इसके अलावा इसका जो मिड पॉइंट है और इस अगले वाले का जो मिड पॉइंट है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य, जिसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अभी साथियों हमें यहाँ पर बतानी है आधी तरंग दैर्घ्य। तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, ए बी। अभी साथियों क्या ए बी जो है आधी तरंग दैर्घ्य है। आधी तरंग दैर्घ्य हमारी कहाँ तक होगी, ए से लेकर सी तक होगी। तो क्या ए सी इसमें ऑप्शन है, नहीं है। अभी बात करते हैं साथियों बी और डी की। तो आप देख रहे होंगे यहाँ बी से लेकर ये जो डी तक की दूरी है साथियों, ये हमारी क्या हो जाएगी, आधी तरंग दैर्घ्य हो जाएगी। ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, राइट। अभी तक तो डी ई की बात करते हैं, डी से लेकर ई तक क्या यह आधी तरंग दैर्घ्य हो जाएगी, नहीं होगी भैया। बात करें ए और ई की, तो ए से लेकर ई तक साथियों हमारी कैसी हो जाएगी, एक पूरी तरंग दैर्घ्य हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें आधी तरंग दैर्घ्य की, तो बी से लेकर डी तक जो होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी आधी तरंग दैर्घ्य हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7 पर। भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए भूकंप की प्रमुख तरंगों के आने से पहले भूकंप कुछ हल्की तरंगों की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अवश्रव्य ध्वनि। अब ये अवश्रव्य ध्वनि क्या होती है? तो साथियों, जिन ध्वनियों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको हम बोलते हैं अवश्रव्य ध्वनि। इनको जानवर जैसे कि कुत्ता और गेंडा ये सब जो है आसानी से सुन सकते हैं। मानव जो है अवश्रव्य ध्वनि को नहीं सुन सकता। बात करें पराश्रव्य ध्वनि की, तो वे ध्वनियां जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से कितने से 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, पराश्रव्य ध्वनियां कहलाती हैं, जिनका प्रयोग हम सोनार में करते हैं। बात करें श्रव्य ध्वनियों की, जिनको मानव सुनता है, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनियों को हम श्रव्य ध्वनियां कहते हैं, जिनको मानव आसानी से सुन सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भूकंप की मुख्य तरंगों से पहले अवश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, जिनको जानवर जैसे कि कुत्ता, गेंडा, भैंस इत्यादि आसानी से सुन सकते हैं। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन अवश्रव्य ध्वनि सुन सकता है? तो साथियों, मैंने आपको बताया कि कुत्ता और राइनोसेरस यानी कि गेंडा दोनों ही अवश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं, लेकिन कुत्ता की अपेक्षा राइनोसेरस यानी कि गेंडा आसानी से अवश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर गेंडा यहाँ ऑप्शन में नहीं होता तब आप कुत्ते को भी ऑप्शन टिक कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर कुत्ता भी है और गेंडा भी है, तो कुत्ते की अपेक्षा राइनोसेरस जो है आसानी से जो अवश्रव्य ध्वनियां होती हैं उनको सुन सकता है, इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। किसी संगीत समारोह में वृंद वाद्य बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झनकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित करता है? तो साथियों, ऐसा करके वह सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ समायोजित करता है, यानी कि उस संगीत समारोह में जितने भी वाद्य यंत्र लगे हुए हैं उनकी आवृत्ति को अपने सितार की आवृत्ति से समायोजित करने का प्रयास करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से हमने क्लास 9th के चैप्टर 12 को भी बहुत ही आसानी से समझा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।